हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। इच्छा है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज लोग हम मानव पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। मानव पाचन तंत्र, इसके अंतर्गत भोजन में उपस्थित विभिन्न उपयोगी अवयवों का शोषण एवं अवशोषित पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। सर्वप्रथम हमारे जो भोजन का पाचन शुरू होता है वह मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है और मलाशय में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और ये विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का अवशोषण होता है। मानव के पाचन तंत्र में एक आहार नाल और उपयोगी ग्रंथियां यकृत, अग्नाशय, आहार नाल, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार से बनी होती है। सहायक पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय हैं। पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। आहार पदार्थों के विशेष घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल हैं। सभी खाद्य पदार्थ इन्हीं घटकों से बने रहते हैं। किसी में कोई घटक अधिक होता है, कोई कम। हमारा शरीर भी इन्हीं अवयवों का बना हुआ है। शरीर का 2% 3 भाग जल है। प्रोटीन शरीर के मुख्य वस्तु है जिसमें अंग बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में शरीर में रहता है जिसकी मांसपेशियों को सदा आवश्यकता होती है। वसा की भी अत्यधिक मात्रा शरीर में एकत्र रहती है। विटामिन और लवणों की आवश्यकता शरीर की क्रियाओं के उचित संपादन के लिए होती है। हमारे शरीर के लिए ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता ग्लूकोज की होती है जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, और हमारे शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से ही प्राप्त होता है। हमारा शरीर ये वस्तुओं को आहार से ही प्राप्त करता है। हाँ, आहार से मिलने वाले अवयवों का रासायनिक रूप शारीरिक के अवयवों से भिन्न होता है। अतः आहार के अवयवों को शरीर के पाचक रसों द्वारा उनके सूक्ष्म घटकों में विघटित कर देता है और उन घटकों का फिर से संश्लेषण करके अपने लिए उपयुक्त अवयवों को तैयार कर लेता है। यह काम अंगों की कोशिकाएं करती हैं। जो घटक उपयोगी नहीं होते हैं उनको ये छोड़ देती हैं और शरीर ऐसे पदार्थों को मल, मूत्र, श्वेत और श्वास द्वारा बाहर निकाल देता है और जो उपयोगी होता है उसे शरीर ग्रहण कर लेता है। पाचन का प्रयोजन है आहार से गूढ़ अवयवों का असाधारण घटकों में विभक्त कर देना। यह कार्य मुंह में लार रस द्वारा, आमाशय में जठर रस द्वारा और ग्रहणी में अग्नाशय रस तथा पित्त द्वारा, क्षुद्रांत में आंत रस के द्वारा संपादित होता है। इन कार्यों में यह संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत है। जो हमारा प्रारंभिक पाचन शुरू होता है, प्रारंभिक पाचन मुंह से के द्वारा दांतों द्वारा चबाकर सूक्ष्म कणों में विभक्त किया जाता है और उसमें लार में हमारे जो एंजाइम होता है वो टाइलिन नामक एंजाइम मिला होता है और टाइलिन एंजाइम भोजन को लसलसा बनाता है। यहीं से हमारे भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। यह रस मुंह के बाहर स्थित कपोल ग्रंथि और अधोहनवीय तथा अधोजिह्वा ग्रंथियों में बनता है। इन ग्रंथियों में विशेषकर आहार को चबाते समय उनकी वाहिनियों द्वारा लार रस मुख में आता रहता है। इसकी क्रिया छारी होती है। जो हमारे मुंह में पाया जाता है उसकी छारी होती है। उसके द्वारा टाइलिन एंजाइम की रासायनिक क्रिया विशेषकर कार्बोहाइड्रेट पर होती है जिसमें उसका स्टार्च पहले डेक्साट्रिन और तत्पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। साधारण ईख की चीनी में भी यही परिवर्तन होता है। आहार के ग्रास को गीला और स्निग्ध करना बिलार का मुख्य कार्य है जिससे वह सहज से निकला जा सके। पतला ग्रास नाल में होता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। निगलने की क्रिया मुख के भीतर जिह्वा की मांसपेशियों तथा ग्रसनी की पेशियों द्वारा होता है। जिह्वा की पेशियों में संकोच से जिह्वा ऊपर को उठकर तालु और जिह्वा पृष्ठ पर रखे हुए ग्रास को दबाती है जो वहां से फिसलकर पीछे ग्रसनी में चला जाता है। तुरंत ग्रसनी की पेशियां संकुचित करती हैं और ग्रास घंटी ढक्कन पर होता है। ग्रास नली में चला जाता है जहां उसकी भित्तियों में स्थित वृत्ताकार और अनुदैर्घ्य सूत्र अपने संकोच और विस्तार से उत्पन्न हुई आंत्र गति द्वारा उसको नाल के अंत तक पहुंचा देते हैं। ग्रास जठर द्वारा आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय में हमारे भोजन का पाचन तब शुरू होता है। ग्रास नली के द्वारा आमाशय में पहुंच जाता है, वहां से हमारे ग्रास नली से भोजन का पाचन होता है जो विभिन्न प्रकार के आमाशय
में रस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इनके द्वारा भोजन का पाचन शुरू होता है। आमाशय में पाचन की क्रिया जठर रस द्वारा होता है। आमाशय की श्लेष्मात्मक कला की ग्रंथियां यहाँ रस उत्पन्न करती हैं। जब आहार आमाशय में पहुंचता है तो यहाँ रस चारों ओर से ग्रंथियों से आमाशय की ओर तीव्र गति से प्रवाहित होने लगती हैं और जैसे उसे को उड़ेला जा रहा हो। इस रस में दो मुख्य अवयव होते हैं, पेप्सिन नामक एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। पेप्सिन की विशेष क्रिया प्रोटीन पर होती है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायता करता है। इस क्रिया में प्रोटीन पहले फूल जाता है और फिर बाहर से गलने लगता है। इस कारण ग्रास का भीतरी भाग ढेर सा गलता है। इसमें लार से टाइलिन एंजाइम की क्रिया कर उस समय तक होती रहती है जब तक लार का सारा क्षार आमाशय के अम्लीय रस द्वारा उदासीन नहीं हो जाता है। जठरी रस की क्रिया द्वारा प्रोटीन से पहले मेटा प्रोटीन बनता है, फिर यह प्रोटियोजेज में बदल जाता है। प्रोटियोज फिर पेप्टोन में टूट जाता है। इससे अधिक परिवर्तन नहीं होता है। जठरी रस में दो और एंजाइम भी होते हैं जिसे एमाइलेज और लाइपेज कहते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को गलाता है और लाइपेज वसा को। इसमें दूध में फाड़ने वाला एक एंजाइम रेनिन भी होता है। इसमें हल्की जीवाणुनाशक शक्ति भी होती है। जठरी रस का स्त्राव मुख्यतः तंत्रिका मंडल के अधीन है। शरीर क्रिया विज्ञान के विख्यात रूसी विद्वान पैलवाक के प्रयोगों ने इस संबंध में बहुत प्रकाश डाला है। उनसे प्रमाणित हो चुका है कि आहार पदार्थों की सुगंध नाक से सूंघने और नेत्रों से देखने से रस का स्त्राव होने लगता है। यही कारण है कि उत्तम आहार पदार्थों के बनने की गंध से ही भूख मालूम होने लगती है तथा उनको देखने से क्षुधा बढ़ जाती है। यानी उत्तम अच्छा भोजन देखने से और उसकी सुगंधित होने से हमारे नाक और आँख को देखकर हमारे जो भूख की इच्छा बढ़ जाती है, हमारे रस शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे कहते हैं लार टपकना। जीभ पर लगने से ही तुरंत खाने की इच्छा होती है। यदि आहार पदार्थ उत्तम या रुचिकर नहीं होता तो भूख मर जाती है। ऐसा आहार का पाचन भी उत्तम रीत से नहीं होता है, उनसे रस का स्त्राव भी कम होता है। जठरी रस की क्रिया विशेषकर प्रोटीन पर होती है। मांस, अंडा, मछली, दूध के पदार्थों आदि के आमाशय में पहुंचने पर रस का स्त्राव होता है। नमक, बर्फ या कंकड़ आदि खाने के लिए दिए जाए तो स्त्राव नहीं होगा। जो रुचिकर भोजन होता है उसी के प्रति हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, यानी हमारी भूख बढ़ जाती है। अग्नाशय, पेंक्रियाज में जो अग्नाशय होता है वहाँ पे हमारे भोजन का पाचन होता है। पाचन के अग्नाशय, पेंक्रियाज और यकृत, इन दो बड़ी ग्रंथियों का बहुत संबंध है। अग्नाशय में अग्नाशयी रस बनता है। यह बहुत ही प्रबल पाचक रस है जिसकी क्रिया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा तीनों घटकों पर होती है। इसका निर्माण अग्नाशय ग्रंथि की कोशिकाओं द्वारा होता है और सारे अग्नाशय से एकत्र होकर यह रस एक वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है। पित्ताशय से पित्त को गलाने वाली वाहिनी अग्नाशयनी से मिलकर सामान्य पित्तवाहिनी बिल डक्ट बन जाती है। उसी के द्वारा अग्नाशय और पित्त दोनों रस ग्रहणी में पहुंचते रहते हैं। अग्नाशयी ग्रंथि उदर में बाईं ओर और आमाशय के पीछे स्थित है। इसका बड़ा सिर ग्रहणी के मोड़ पर रहता है और उसकी पूंछ बाईं ओर प्लीहा तक चली जाती है। इसका रंग कुछ मटमैला भूरा सा होता है। इसके सूक्ष्म भाग शहतूत के दानों के समान उठे हुए दिखाई पड़ते हैं। अग्नाशय रस की प्रबल क्रिया विशेषकर प्रोटीन पर होती है। उसमें प्रोटीन बिना फूले हुए ही घुलने लगता है। इस रस की क्रिया क्षारी होती है। इसी कारण पहले क्षारी मेटाप्रोटीन बनती है, तब मेटाप्रोटीन से प्रोटियोज बनते हैं। प्रोटियोज फिर पेप्टोन में परिवर्तित हो जाते हैं। अंत में पेप्टोन का विभाजन एमिनो अम्ल बन जाते हैं जो प्रोटीन को पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं। आमाशय से प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप जो पेप्टोन बनते हैं वो एमिनो अम्लों में टूट जाते हैं। अग्नाशय रस के स्त्राव पर तंत्रिका मंडल का कोई नियंत्रण नहीं है। तंत्रिकाओं के उत्तेजन से रस की उत्पत्ति कम या अधिक नहीं होती है। रस की उत्पत्ति उस समय प्रारंभ होती है जब आमाशय में पाचित आहार जो द्रव रूप का होता है आमाशय से पाइलोरिक छिद्र द्वारा निकलकर ग्रहणी में आता है। इस आम्लिक काइम से संपर्क से ग्रहणी में श्लेष्मात्मक स्तर की कोशिकाओं में सिक्रेटिन नामक रासायनिक वस्तु उत्पन्न होती है। यह वस्तु रक्त द्वारा अग्नाशय की कोशिकाओं में पहुंचकर उनको रस बनाने के लिए उत्तेजित करती है और तब रस बनकर ग्रहणी में आने लगता है। इस रस की दूसरी विशेषता यह है कि यदि ग्रहणी में पहुंचने से पूर्व भी अग्नाशय की नलिका में इस रस को एकत्र कर लिया जाए तो वह निष्क्रिय रहता है
उनकी प्रोटीन पर कोई क्रिया नहीं होती। जब वह ग्रहणी में आने पर तंत्रिका रस के साथ मिल जाता है तभी उसमें प्रोटीन विघटित करने का प्रबल शक्ति उत्पन्न होती है। यह माना जाता है कि तंत्रिका आंतरिक रस का एटेरोकाइनेस नामक एंजाइम इनको सक्रिय करता है। अग्नाशयी रस होते हैं, अग्नाशय में पेंक्रियाज में जो रस होते हैं उनके निम्नलिखित कार्य होते हैं। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन कहलाता है। एमाइलेज की क्रिया कार्बोहाइड्रेट पर होती है और स्टार्च तथा गन्ने की शर्कराएं माल्टोज में बदल जाती हैं जो आगे चलकर ग्लूकोज के रूप में लेती हैं। लाइपेज की क्रिया वसा फैटी एसिड ग्लिसरीन में विभाजित हो जाती है। कुछ रेनिन भी होता है जो दूध को फाड़ता है। पित्त में संपादित होने वाली कार्य जो हमारे पाचन के लिए महत्वपूर्ण होती है। उदर के दाहिने भाग में ऊपर की ओर शरीर की यकृत नामक सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। वहाँ से पित्त पित्ताशय में जाकर एकत्र हो जाता है और पाचन के समय एक वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुँचता रहता है। यकृत से सीधा ग्रहणी में ही पहुँच सकता है। यह हरे रंग का गाढ़ा तरल द्रव्य होता है। वसा के पाचन में इससे सहायता मिलती है। क्षुद्रांत छोटी आंत में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। ग्रहणी के आहार में इसमें पाचित अवयव होते हैं। क्षुद्रांत के प्रथम भाग में अग्राक्षुद्रांत में आ जाता है जिसे जिनोनियम कहा जाता है। इस समय वह शहद के समान गाढ़ा होता है और क्षुद्रांत में भली प्रकार से प्रभावित हो सकता है। यहाँ भी पाचन क्रिया होती रहती है। कुछ समय तक अग्नाशयी पाचन जारी रहता है। क्षुद्रांत के रस में भी पाचन शक्ति होती है। वह प्रोटीन को तो नहीं किंतु प्रोटियोज और पेप्टोन को एमिनो अम्ल में तोड़ सकता है, पर की विशेष क्रिया ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइमों से को क्रिया सक्रिय बनाता है। पेल्वा का जिसने सबसे पहले इस विषय में अन्वेषण किए थे मत है कि आंत रस के मिलने से पहले ये तीनों एंजाइम अपने पूर्व रूप में रहते हैं और इसी कारण निष्क्रिय होते हैं। ट्रिप्सिन नोच के रूप में रहती है और एमाइलेज और लाइपेज भी पूर्व दशा में रहते हैं। जब आंत रस अग्नाशय रस में मिलता है तो ट्रिप्सिन नोच से ट्रिप्सिन बन जाती है और शेष दोनों एंजाइम भी सक्रिय हो जाते हैं। आंतरिक रस के मिलने से पूर्व अग्नाशयी रस निष्क्रिय हो जाता है। क्षुद्रांत का कार्य विशेषतया अवशोषण का है। इसकी आंतरिक रचना में चित्र को देखने मालूम होता है कि इसके भीतर श्लेष्म कला होती है जो सारे आंत्र को भीतर से आच्छादित हुए है। गहरी सिलावटें बनी होती जिसमें कला का पृष्ठ आंत्र से कहीं अधिक हो जाता है। कला में सिलावटों का अंकुर लगे रहते हैं जो सबका काम अवशोषण करना है। अंकुरों में सूक्ष्म रचना और ध्यान देने योग्य प्रत्येक अंकुर के बीच एक श्वेत नलिका उसके शिखर के पास चली जाती है और अक्षर वाहिनी है। इसमें दोनों ओर काली रेखाएं दिखती है जो धमनी और सिराओं की शाखाएं की ओर कोशिकाएं हैं। ये दोनों प्रकार की रचनाएं वाहिनियां और धमनियां तथा सिराएं बाहर या नीचे जाकर अधोश्लेष्मिक स्तर पर बड़ी रक्तवाहिनी और बहिनाओं में मिल जाती हैं। वसा श्लेषात्मक द्वारा अवशोषण होकर अक्षर वाहिनी में पहुंच जाती है और अंत में रक्त में मिल जाती है और ग्लूकोज और प्रोटीन का अवशोषण होकर रक्त कोशिकाओं द्वारा रक्त में पहुंच जाते हैं। रक्त इन तीनों अवयवों को शरीर के प्रत्येक अंग की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। उनका पोषण कर 20 से 25 फुट लंबी क्षुद्रांत की नली ये नली विशेष कार्य करती है। बृहदांत में संपादित बड़ी आंत में हमारा पाचन किस प्रकार किया जाता है। बृहदांत का कार्य केवल अवशोषण है। यह अंग विशेषतः जल का अवशोषण करता है। मल त्याग के समय मल जिस रूप में बाहर निकलता है वह बृहदांत के अंत में मलाशय में बन जाता है। 24 घंटे में बृहदांत जल का अवशोषण कर लेता है। जल के अतिरिक्त वह थोड़े ग्लूकोज का भी अवशोषण करता है, पर और किसी पदार्थ का अवशोषण नहीं होता है। इसके अतिरिक्त लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि शरीर का त्याग बृहदांत ही में करते हैं। यहाँ उनका उत्सर्ग होकर मल में मिल जाते हैं। जीवाणुओं की क्रिया से भी पाचन में सहायता मिलती है। क्षुद्रांत में प्रोटीन, वसा, स्टार्च आदि का भंजन करते हुए बृहदांत में सेल्यूलोज का भी, जिस पर किसी पाचक रस की क्रिया नहीं होती, भंजन कर सकते हैं। इसी को हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन आदि गैस उत्पन्न होती है तथा वसा में के भंजन में अम्लीय बनते हैं जिसके कारण मल की क्रिया अम्लीय हो जाती है। आंतर्गत तथा क्रमाकुंचन संपादित में किस तरह से हमारे पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। यह गति सारे पाचक नाल में ग्रास नाल से लेकर मलाशय तक होती रहती है जिसमें खाया हुआ पाचित आहार निरंतर अग्रसर होता जाता है। अन्य आशयों तथा वाहिकाओं में यह गति होती है।
आंत्रनाल में श्लेषात्मक स्तर से बाहर वृत्ताकार बाहर और अनुदैर्घ्य पेशीय सूत्रों के स्तर स्थित है। वृत्ताकार सूत्रों के संकोच से नाल की चौड़ाई संकुचित हो जाती है, अतः संकोच से आगे के आहार व पीछे की ओर नहीं लौट सकता। तभी अनुदैर्घ्य सूत्र संकोच करके नाल को उस भाग की लंबाई कम कर देता है, अतः अब आगे को बढ़ जाता है। फिर आगे के भाग इसी प्रकार की क्रिया से आगे बढ़ता जाए, अंतर्गति कहलाती है। दूसरी खंडभन जन गति से भी नाल की भित्ति में होती है। ये गतियाँ आहार को आगे बढ़ाने में सहायता देने के अतिरिक्त भली प्रकार से कायम को मथ देती हैं, जिससे पाचक रस और आहार नाल कणों घनिष्ठता संपर्क हो जाता है। भिन्न भिन्न पाचक रसों की क्रिया का जो वर्णन किया गया है उससे स्पष्ट है कि प्रकृति ने ऐसे प्रबंध किए हैं कि आहार पदार्थों में सब अवयव जो जातव शरीर में उपस्थित रहते हैं व्यर्थ न जाने पाएँ, उनका जितना भी अधिक से अधिक हो सके शरीर में उपयोग हो, उनके शरीर के टूटे फूटे भागों का निर्माण हो, ऊतक भी बने और काम करने की ऊर्जा उत्पन्न हो। आहार का यह प्रयोजन और आहार के विभिन्न अवयवों का उसके अत्यंत सूक्ष्म में विभाजन कर देना, जिससे उनका अवशोषण हो जाए, शरीर की कोशिकाएं उनके अपनी आवश्यक वस्तुएं तैयार कर ले, यही पाचन का प्रयोजन है। वास्तव में जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में पाचन कहा जाता है, उसमें दो क्रियाओं का भाव छिपा रहता है, पाचन और अवशोषण। पाचन केवल आहार के अवयवों को अपने घटकों में टूट जाना है, जो पाचक रसों की क्रिया का फल होता है। उनका अवशोषण होकर रक्त में पहुंचना दूसरी क्रिया है, जो क्षुद्रांत के रसांकुरों के विशेष कार्य है। मल और मल त्याग के द्वारा आहार का जो कुछ भाग पचने तथा अवशोषण के पश्चात आंत्र में बच जाता है, वही मल होता है। अतः मल में आहार का कुछ अपाच्य भाग भी होता है तथा आंत्र के श्लेषात्मक कला के टुकड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाणुओं की बहुत बड़ी संख्या होती है। यह हिसाब लगाया जाता है कि प्रत्येक बार मल में जीवाणु शरीर से निकलते हैं, यह बृहदांत से ही आते हैं, वही जीवाणु का निवास स्थान है। इसी कारण मल में नाइट्रोजन की बहुत मात्रा होती है, जिससे उसकी उत्तम खाद बनती है। मल त्याग की एक प्रतिवर्त क्रिया है, जिसका संपादन तंत्रिका मंडल के आत्मंग कोशिकाओं में भेज दिए जाते हैं। नए संवेग प्रेरक सूत्रों तक मलाशय पहुंच जाता है, वहां की संकीर्ण पेशियों का विस्तार कर देता है, मलाशय की भित्तियों की आंतरगति बढ़ा देता है। इसी समय सबको मल त्याग की इच्छा होती है और हमारे बैठने पर तथा सवारणी पेशियों की ढीली हो जाने पर मल त्याग हो जाता है। ऊपर से पेशियों का संकोच करने पर उदर के भीतर दाब बढ़ने से मल त्याग में बहुत सहायता मिलती है।